हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार की सीरीज लेके। 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम में ऐड ऑन कराए हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ये आखिरी के जो 2 क्वेश्चन अपन इसके अंदर देखेंगे सीरीज के अंदर, टोटल 12 क्वेश्चन है ना। सीरीज के अंदर जो 11वां क्वेश्चन देखेंगे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टीम से और मेरा थोड़ा मतभेद थे तो 12 क्वेश्चन हमने करे। वैसे ऑलरेडी आपको पता है अंतिम सीरीज में जो है वो 10 क्वेश्चन होते हैं। अपन ने इस बार मैंने 2 क्वेश्चन आपके ऐड ऑन और कराए हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, 2 यूनिट इसकी रिमेनिंग है। आप मुझे बताइएगा उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइन हो गया है कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है, कवर अप कर दिया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है 4 यूनिट और 5th यूनिट बन चुकी है, आपको अगर लग रहा है कि अगर इसका भी रिक्वायरमेंट है तो उसका वीडियो भी आज रात को ही आ जाएगा। तो एक और घोषणा कि क्वेश्चन बताऊंगा और इन डिटेल आंसर भी बताऊंगा। जिन बच्चों को अगर क्वेश्चन याद है, जिनको लगता है कि इसका हमें क्वेश्चन आता है, तो उनको ये रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंटेलिजेंट हैं उनको भाई अगले वीडियो के अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी लास्ट टाइम मेरे साथ एग्जाम में जुड़े हैं और बिल्कुल कल एग्जाम के लिए उनको परेशानी है, उनके लिए डिटेल आंसर सहित है ये। कल हमने AI/ML में करा था तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी उसके आंसर के लिए, इसलिए हमने इसके डिटेल आंसर सहित ही मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। 1 मिनट के अंदर आपको हर वीडियो में क्वेश्चन पता चल जाएगा। 1-1.5 मिनट के आप वो 1.5 मिनट का वीडियो देख के स्किप हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला और इसकी PPT थोड़ी देर के अंदर, ये जैसे ही 12 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, ये मैंने बार बार प्रोमिनेंट एग्जाम में देखा है क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द रोल ऑफ MNC एंड चैलेंजेस। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। कितनी बार आपको एग्जाम में केवल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द रोल देखने को मिलेगा और कितनी बार रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, कभी रोल एंड चैलेंजेस देखने को मिलेगा। तो तीनों एक साथ में आना मुश्किल होता है, लेकिन अपन को तीनों की तैयारी करनी है। एक बात और, यहां पर MNC की जगह कभी भी आपको ग्लोबल कंपनी भी आ जाएगा तो भी आंसर सेम आएगा, या मल्टीनेशनल कंपनीज की जगह इंटरनेशनल कंपनी लिखा हुआ हो तो भी आंसर सेम रहेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो MNC क्या होती है? जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर रही होती है, जो एक से ज्यादा देशों में प्रेजेंट होती है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारी टाटा की कंपनी है, ये इंडिया में भी वर्क कर रही है, USA में भी वर्क कर रही है, इंग्लैंड में भी वर्क कर रही है ना। वैसे तो बहुत सारी कंट्री में वर्क कर रही है, ग्लोबल कंपनी है ये। लेकिन अभी MNC में अपन इसको लिख लेते हैं। MNC में इंडिया तो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वो डोमेस्टिक कंट्री में आ गया। USA, इंग्लैंड, जो कंपनी एक से ज्यादा देशों में व्यापार कर रही होती है उसको MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। और ग्लोबल पे जाने में जो मेजर पॉपुलेशन है, कवर 40 या 45% पॉपुलेशन कवर अप कर लेती है, वो ग्लोबल कंपनी बन जाती है, लाइक एप्पल। ठीक है, लाइक सैमसंग, है ना। वो ग्लोबल और MNC में ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि 25 कंपनियों के बाद ग्लोबल हो जाएगी या 24 के बाद वो MNC रहेगी, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ, जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसका प्रोडक्ट ग्लोबली अवेलेबल है, वो ग्लोबल कंपनी, और कुछ ही देशों में अवेलेबल है, वो MNC। अब जल्दी से इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं अपन। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है MNC का? हाई एसेट्स एंड टर्नओवर, यानी कि सेल्स भी हाई रहेगी। टर्नओवर का मतलब यहां पर सेल से है, टोटल जो हमारी सेल्स होती है उसको यहाँ पर टर्नओवर से डिनोट किया गया है। यानी कि जो कंपनी का एसेट्स, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता कह सकते हो इसकी, क्या रहती है? MNC का एसेट्स ज्यादा ही होगी क्योंकि एक से ज्यादा देशों में व्यापार कर रही है, उनकी गुडविल स्ट्रांग होती है और उनका टर्नओवर भी, यानी कि सेल्स का वॉल्यूम भी हाई होता है। नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस का मतलब है कि एक तो इनकी होस्ट कंपनी होती है और 2-4 देशों में इनकी ब्रांचेस खुली हुई होती हैं। ठीक है, B1, B2, B3, B4, B5 जितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, ब्रांचेस खुली हुई होती हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंट्रोल के लिए एक हेड ऑफिस जरूर होता है। हर MNC एक हेड ऑफिस से कंट्रोल होती है और वहां पर वही प्रोटोकॉल एप्लीकेबल होते हैं जो हेड ऑफिस में होते हैं। जैसे कि ट्विटर जो है USA बेस्ड कंपनी है, गूगल जो है USA बेस्ड कंपनी है, यूट्यूब जो है USA बेस्ड कंपनी है, तो उसके ऊपर थ्रू आउट वर्ल्ड जो YouTube के प्रोटोकॉल हैं वो थ्रू आउट वर्ल्ड सिमिलर लागू होते हैं, है ना। वो थ्रू आउट वर्ल्ड सिमिलर लागू होते हैं, बस ये वो नेशन वाइज उनकी प्राइस भले डिफरेंट कर लें, लेकिन वो थ्रू आउट वर्ल्ड जो सेम प्रोटोकॉल है, सेम प्रोसीजर है, वो लागू होता है और कंट्रोल ऑफिस एक होता है।
सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यानी कि हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये एमएनसी होते हैं तो इनके पास रीच बढ़ जाती है। जब किसी भी इंसान की रीच बढ़ जाती है, अब जापान में जैसे 7G के ट्रायल चल रहे हैं और अपने 6G वहां पे ऑलरेडी रनिंग में है, अपने यहाँ 5G के ट्रायल चल रहे हैं और 5G रनिंग में आया है, तो एक फर्स्ट जनरेशन का फर्क है। अब जो कंपनी जापान में वर्किंग कर रही है वो वहां से उसकी टेक्नोलॉजी अपलिफ्ट हो जाएगी, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी रहती है हाई रहेगी। सोफिस्टिकेटेड थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है बुक के अंदर, यहां पर हाई टेक्नोलॉजी अपन को मोर करेक्ट रहेगा। राइट स्किल अवेलेबल रहती है। राइट स्किल वाई? क्योंकि इनके पास IHRM रहता है। क्या रहता है? इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहता है। क्योंकि अगर कोई बंदा इंडिया में अच्छा वर्क कर रहा है और उसको यूएसए में इनकी रिक्वायरमेंट है तो वो इसको हायर कर सकते हैं, ठीक है। कोई यूएसए का बंदा अच्छा वर्क कर रहा है, उसको इंडिया में रिक्वायरमेंट है तो हायर कर सकते हैं, तो इनके पास स्किल अवेलेबिलिटी हाई होती है। इसके बाद फोर्सफुल मार्केटिंग, यानी कि हाई एसेट्स होने के कारण और मार्केट में ग्रोथ होने के कारण इनकी मार्केटिंग हमेशा फोर्सफुल होती है। कॉम्पिटिशन हाई रहता है, इंटेंस कॉम्पिटिशन रहता है। और इनका प्रोडक्ट क्वालिटी यूजुअली हाई रहते हैं। यूजुअली हाई इसलिए रहते हैं क्योंकि एक ये चीपर प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तभी वहां के डोमेस्टिक मार्केट को हिला सकेंगे। जब कोई कंपनी इंडिया के अंदर आएगी, अगर वो चीपर प्रोडक्ट देगी और हाई क्वालिटी का देगी तभी तो हमारी लोकल कंपनी के साथ उसका कंपटीशन हाई लेवल का होगा। इसलिए इनमें हमेशा क्वालिटी क्या होती है? प्रोडक्ट की हाई रहती है। इसके अलावा बहुत सारे टैरिफ लगते हैं, बहुत से रूल्स रेगुलेशन है जो इनको बाध्य करते हैं इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई रखने के लिए। ये इनके बेसिक है। रोल क्या होता है कि एक एमएनसी भारत के अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई, उसका क्या रोल है, या इंडिया की कोई कंपनी भारत में एमएनसी बन गई है, इंडिया की कोई कंपनी इंडिया में एमएनसी बन गई है, तो उसका क्या इंडिया के प्रति रोल है या बेसिक क्या रोल होता है? पहला तो प्रमोट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। कोई कंपनी इंडिया में आई, सैमसंग इंडिया में आया, एप्पल इंडिया में आया, तो पहला उनका रोल क्या है? प्रमोशन करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, वहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट करना। कोई इंडिया की कंपनी भी एमएनसी बनती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर लाती है। जैसे अडानी साहब की आजकल कंपनियों ने तहलका मचा रखा है। खैर, हिडन बैंक का अलग केस चल रहा है। टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना, जब एक कंपनी दूसरे देश में जाती है तो वो खुद ही नहीं जाती, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी लाती है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जब इंडिया में आई तो वो यहाँ पर सोप मेकिंग की पूरी टेक्नोलॉजी भी लाई। हमारे यहाँ सोप मेकिंग एक अलग कला थी। हमारे यहाँ किससे नहाया जाता था? मुल्तानी मिट्टी से नहाया जाता था, बेसन से नहाया जाता था, ठीक है, चने के आटे से नहाया जाता था, जौ के आटे से नहाया जाता था, मिट्टी से नहाया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसे ना करो, हम आपको साबुन देंगे, उससे नहाओ। तो देयर इज द प्रमोशन ऑफ देयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो है प्रमोशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा उन्होंने अपने को बताया कि वो ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थे। क्लियर हो गया? अब प्रमोशन करती है एक्सपोर्ट को। जब एमएनसी अगर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है, तो वो अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाएगी भाई। दूसरे देश में अगर वो व्यापार कर रही है तो माल तो बेचेगी, तो प्रमोशन करना एक्सपोर्ट का। और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई भी एमएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर इन्वेस्ट करेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्राइम। अगर आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल है तो भी आपको बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है अपने इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने वेयर हाउस के लिए, एंड नंबर्स ऑफ द थिंग्स में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्ट भी कितने मैंने देखा है, टाटा और बिरला की यूनिट से मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने वहां पर, जैसे भवानी मंडी राजस्थान में है, उस एरिया में पूरा का पूरा एरिया डेवलप बिरला के ऊपर है। पूरे मतलब स्टेशन तक डेवलप उन्होंने कर रखा है CSR की एक्टिविटी करके। पूरा रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी एक्टिविटी, अदर एक्टिविटीज भी बिरला ने कर रखी। क्यों? एमएनसी, माल उन्हीं का जाना था, इधर से उनको भेजना था ट्रेन में, ट्रेन से वो मुंबई, मुंबई से उनको आउट ऑफ भेजना था। जो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उनकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो भले वो CSR से करें, भले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कर लें, भले कैसे भी करें, लेकिन इनका रोल रहता है। क्या मेजर रोल है? एक, अब इसके अलावा अदर रोल क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना, CSR करना, ये अदर रोल्स में आ जाते हैं। ये बेसिक इनके रोल्स हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? अब इनके पास चैलेंजेस क्या है? कोई भी धंधा शुरू करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज बैरियर आती है, लॉ का बैरियर आता है, ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन आता है, वही सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज होता है, एज कल्चर। डेमोग्राफिक इशू क्या है? एज, कल्चर, कास्ट, सोसाइटी, ये डेमोग्राफिक इशू है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? डेमोग्राफिक इशू आ जाता है। कल्चर का डिफरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट है उनके पास हाई लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन लोकल कंपनीज के पास अवेलेबल नहीं होता। प्राइस सेंट्रिक कस्टमर होते हैं। आज भारत के व्यापारी किसमें सेंटर्ड होता है? प्राइस सेंट्रिक। भारत के उपभोक्ता, सॉरी, वो प्राइस सेंट्रिक है।
प्राइस एक मिनिमम रखनी होती है। यदि हम कहीं और जाके व्यापार कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देने में हमेशा प्राइस हाई हो जाती है, लेकिन अगर प्राइस लो होगी तभी मार्केट में सर्वाइव होगा। एक रिक्रूटमेंट की इनकी प्रॉब्लम आती है कि किस देश का रिक्रूटमेंट किया जाए, जिस देश में जा रहे हैं उस देश का या जिस देश से गए हैं उस देश का। तो इसमें रिक्रूटमेंट भी एक मेजर प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ओवरकमिंग यदि कैपिटल है तो सारी चीजें सॉर्ट आउट करी जा सकती है। आई होप ये चैलेंजेस क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा एन नंबर्स ऑफ चैलेंजेस है, लैंग्वेज का गैरियर्स है, पॉलिटिकल इश्यूज है, लीगल इश्यूज है, इकोनॉमिकल इशू है, वो पेस्टल एनालिसिस पूरा का पूरा यहाँ भी आ जाता है। क्लियर हो गया ना? देखो चैलेंजेस, रोल, कैरेक्टरिस्टिक, 3 पॉइंट क्लियर करा दिए। जल्दी दूसरे वीडियोस में चलते हैं, समय है कम और काम है ज़्यादा। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।